आपका नाम? मैं अंकित मिश्रा। अंकित जी, आप यहाँ पर गांधी आश्रम में क्या काम संभाल रहे हैं अभी? मैं गांधी आश्रम में जब मैं अपनी 12th पास करके आया, तब मुझे गांधी आश्रम मतलब शहर में पढ़ने को आया, तब मैं यहाँ आके रहने लगा। तब से मैं यहाँ रह रहा हूँ, लगभग आठ आठ साल हो गए। और मैं गांधी आश्रम की लगभग सारी एक्टिविटी में भाग लेता मुझे, क्योंकि यहाँ जो काम है वो करने में मज़ा आता है। चाहे खेत के काम हो, ऑफिस के काम हो, या गांधी विचार के प्रचार प्रसार के काम हो, तो लगभग मैं सारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता हूँ। आपको ऐसी कौन-सी चीज़ है जो अभी तक आपको गांधी आश्रम से जोड़े रखती है? मुझे लगता है जो प्रकृति और मानव के बीच का परस्पर संबंध है, चाहे जीव जंतुओं की बात हो या लोगों के साथ जुड़ाव की, उसका एक बहुत जीवंत उदाहरण गांधी आश्रम है। वो हमें बहुत दूर से आकर्षित करता है। यदि हम यहाँ छोड़ के एक महीने में बाहर चले जाते हैं, तो हमें बहुत जल्दी मन करने लगता है कि हमें अपने लौट के आश्रम जाना चाहिए। एक बड़ा आकर्षण रहता है यहाँ की प्रकृति के साथ, यहाँ के जीव जंतुओं के साथ। और ख़ास तौर से गांधी आश्रम में जो गांधी विचार के अनुसार जो गांधी जी के 18 रचनात्मक कार्यक्रम हैं, उनके अनुसार जो काम होते हैं, वह बहुत ही आकर्षक है और समाज को जोड़ने का एक अद्वितीय तरीका है। और समाज के साथ जो संबंध है, इसी कारण से वो अटूट है। आप अपनी ज़िंदगी में जब से गांधी आश्रम से जुड़े हैं, ऐसे कौन से वो बदलाव आपके अंदर आए हैं जो आपको लगता है कि ये आना बहुत ज़रूरी था? मुझे लगता है जो मानवीयता है और मानवीयता से ओतप्रोत जो जीवन होना चाहिए, अपना अपने प्रति और लोगों के साथ जो सामंजस्यपूर्ण तरीके से संबंध हों, मानवीय रिश्ते हों, वो मजबूत हों, वो बहुत हुए हैं मेरे अंदर। और मुझे लगता भी है कि अब हमें प्रकृति समाज के लिए यदि कुछ करना है, तो हमें ऐसी जगहों के साथ जुड़कर और अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा। अ, आप अपने आप को आगे कैसे गांधी आश्रम के साथ देख रहे हैं? कितने समय तक देख रहे हैं? हाँ, मेरा तो यही सोचना है कि मैं एक जब स्टूडेंट था तब आया था, लेकिन आज मैं ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, तब भी मैं यही हूँ। तो पता नहीं है जो मेरा और गांधी आश्रम का या गांधी विचार प्रचार प्रसार का जो रिश्ता है, वो कब तक बना रहेगा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन यही है कि जुड़ा रहूँ तो अच्छी बात है, क्योंकि समाज के साथ एक अच्छा रिश्ता है। और मुझे लगता है समाज निर्माण का काम भी बहुत अच्छे तरीके से संभव है। स्मारक निधि बनाना चाहिए। अब यहाँ की जो संस्था है वो 58 में बनी लगभग, लेकिन जो रजिस्टर्ड है वो 62 में हुई है। तब से यहाँ ये गांधी स्मारक निधि स्टेब्लिश हुई। फिर उसके बाद उनने क्या, जो यहाँ क्योंकि खेती लगी, तब उनका ये कहना था कि हमें यहाँ एक ऐसा काम करना चाहिए कि जो गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम, उससे यहाँ का मजदूर जुड़े, किसान जुड़े और आम आदमी को भी लाभ हो। तब यहाँ एक प्राकृतिक चिकित्सालय केंद्र बड़ा संचालित किया गया। और यहाँ जितनी ज़मीन है 33 एकड़ एक यहाँ है, और नए पन्ना नाका में कमला कॉलोनी में भी 32 एकड़ ज़मीन है। तो पूरी ज़मीन में जैविक खेती की जाए। और जैविक खेती में जो यहाँ की पारंपरिक अनाज है, तो उन बीजों का भी संरक्षण किया जाए और लोगों को रोज़गार मिल सके। तो ये था। दूसरा, उन्होंने कहा कि जब खेती होगी तो गौशाला भी है। तो गौशाला के लिए उनका ऐसा सोचना है, मतलब जब से भी स्थापित हुई, कि गौशाला का कोई व्यापारिक उद्देश्य ना हो। क्योंकि यहाँ की जो गाय है, यदि हम वो गाय का संरक्षण ना करके हम बाहर से गिर लाएँ, साहिवाल लाएँ और दूध निकालें, तो उनका कहना तो ये गलत है। तो इस बात को लोगों ने कहा कि नस्ल सुधार का काम होना चाहिए। तब यहाँ की संस्था ने निश्चित किया कि हम यहाँ जो गौशाला स्थापित करेंगे उसमें यहीं की गाय रखेंगे, यहाँ की जो देसी कैन काटा नस्ल है। और हम जो बैल है वो गिर नस्ल का मंगा के नस्ल सुधार का काम करेंगे। तो गौशाला का उद्देश्य ही है, नस्ल सुधार वाला। तो खेती लेकिन लगभग यहाँ जितनी पूरी जैविक होती है। तो खेती से जुड़ी हुई, क्योंकि परस्पर एक दूसरे के पूरक है, खेती और पशुपालन। अब तो जब गांधी स्मारक निधि जब स्थापित हुई, तो यहाँ इस संस्था से ज़मीन लगी। तो ज़मीन में ये तय हुआ कि हम जैविक खेती तो करेंगे ही, क्योंकि वो प्राकृतिक है। दूसरा ये भी तय हुआ कि जैविक खेती में एक नए नए प्रयोग हों, क्योंकि लोगों के सामने, आज किसान के सामने सबसे बड़ा संकट है कि खेती लाभ का धंधा नहीं बन पा रहा, क्योंकि लागत ज़्यादा आने लगी। तो बात यही हुई कि हम जो यहाँ के बुंदेलखंड के
क्योंकि बुंदेलखंड मोटे अनाज और दलहन तिलहन वाला क्षेत्र है। तो दलहन तिलहन की खेती और मोटे अनाजों का संरक्षण हो, तो मोटे अनाज का संरक्षण हो, साथ साथ जो यहाँ के किसान हैं उन्हें इस चीज़ की ट्रेनिंग भी दी जाए। तो गांधी स्मारक निधि एक हर साल किसानों की ट्रेनिंग का काम भी रखता है, और ट्रेनिंग जब रखते तो उसमें अलग अलग प्रयोग हैं, क्योंकि गांधी आश्रम जब ट्रेनिंग होती तो यहाँ जब खेती है तो प्रयोग क्षेत्र भी है। तो अलग अलग तरीके से हम कैसे कब कौन सी हमें फसल में जीवामृत डालना, कब क्या डालना, ये पूरा व्यवस्थित बताया जाता है। तो हर साल हम लोग एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी यहाँ करते किसानों के साथ। और उस भी बोला कि ट्रेनिंग होती है और अलग अलग जगहों से किसान आते, तो आप ये बताएंगे कि किसान कहाँ कहाँ से इस ट्रेनिंग में आते, किस किस क्षेत्रों से आते हैं? ये जो जगह है ये बुंदेलखंड की एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, छतरपुर में है। जब तो लोगों का यही सोचना रहता है कि बुंदेलखंड में, जब छतरपुर में ख़ासतौर से शहर के बीच में जब ऐसा प्रयोग क्षेत्र है, तो लोगों के लिए बड़ी उत्सुकता भी रहती है कि हमें जाके समझना चाहिए, ख़ासतौर से किसानों के मन में। तो मैं ये देख रहा कि यहाँ किसानों के साथ साथ, क्योंकि वर्तमान में तो ख़ासतौर से ये भी है कि बहुत सारे अलग अलग सरकारी जॉब्स वाले लोग भी आ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं हमें किसानी की ट्रेनिंग लेना। लेकिन अभी हमने जब जब खेती की यहाँ ट्रेनिंग दी है, तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो मैं केवल नेपाल का नाम लूँगा, नेपाल के किसान आए, लेकिन भारत के कई अलग अलग राज्यों के लोग आए। उसमें आप चाहे पंजाब हरियाणा के किसान हो, हरियाणा राजस्थान के किसान हो, छत्तीसगढ़ के हों, उत्तर प्रदेश के किसान हो, और बिहार के किसान हो। और लेकिन इसमें ख़ास तौर से ऐसे किसान भी आए जो कुछ अलग अलग परंपरागत तरीके से अलग काम कर रहे हैं। जैसे हमारे बीच में सतना से बाबूलाल दाहिया जी हैं, उनने धान की कई हज़ारों किस्मों का संरक्षण किया, और वो बताते भी हैं कि हम कैसे धान के बीजों को इकट्ठा करके उनका कैसे क्या कर सकते। तो किसानों के बीच में आके वो भी अपनी बात शेयर करते। एक बनारस के किसान हैं, बनारस के किसान हैं, वो भी आके लोगों के बीच में अपनी बात रखते। साथ में ख़ास तौर से क्या होता है, जब अलग अलग जगह के किसान आते तो अपनी जब बात वो आपस में करते तो उससे भी उन्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने समझने मिलती। और जो गांधी आश्रम का वातावरण, ये पूरे जैविक वातावरण बन गया है। तब यहाँ छोटे छोटे प्रयोग क्षेत्र भी होते हैं, और यहाँ लोग जब हम लोग ट्रेनिंग देते उसके अलावा कई एनजीओ वगैरह सरकार तक ने प्रयास किया कि हम यहाँ के माध्यम से किसानों को ट्रेनिंग दे पाएँ, क्योंकि यहाँ की जो फसल और का उत्पादन है, या फसल की जो किस्म है, वो लोगों को पसंद भी आती। तो इस तरीके से अलग अलग जगह के किसान आके यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं। आप ये बताइए, जितना भी आप अभी ट्रेनिंग के बारे में बता रहे हैं, जैविक खेती के बारे में बता रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जैविक खेती क्यों होना ज़रूरी है? मुझे लगता है हम सबको भी पता है। मैं केवल आपको एक उदाहरण दूंगा। आज से हम 20-25 साल पहले की खेती में चले जाएं, जब हमारे बड़े बुजुर्ग खासतौर से बाप दादा लोग खेती करते थे, तो हम देखते थे उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं आती थी। वो मुझे लगता है जैविक खेती या प्राकृतिक खेती का ही समय था। लेकिन आज जब हम खेती कर रहे, तो ये पूरी फर्टिलाइज़र पर डिपेंड खेती हो गई। तो इस खेती का दुष्परिणाम क्या हो रहा है, आए दिन किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा, या वो मजदूर बन गया। ख़ासतौर से जो 3 कृषि कानून आए, और किसान को डर भी है कि हम और मजदूर बन जाएंगे, क्योंकि खेती अब एक लागत, बहुत ज़्यादा लागत का धंधा बन गया। लेकिन जैविक खेती एक ऐसी चीज़ है, इसमें आप शुरू से ले लें तो सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं। चाहे आप बीज की बात करें, इसमें आपको बीज के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होना, आपका स्वयं का बीज होगा, पहले नंबर। दूसरे नंबर, जब फर्टिलाइज़र की बात आती, तो मैं केवल एक बात कहूँगा कि जो खाद है, क्योंकि हर बात हम वही बात आती है कि जो जिस चीज़ के लिए बना है उस चीज़ का उपयोग करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और ज़्यादा समय तक रहेगा, टिकाऊ होगा। बस समय लगेगा। तो जब हम जैविक खेती के लिए खाद तैयार करते हैं तो इसमें समय ज़रूर लगता है, लेकिन उससे कई गुना फ़ायदेमंद है। स्वास्थ्य के लिए भी फ़ायदेमंद है और उत्पादन के लिए भी फ़ायदेमंद है। फिर आती उसमें पेस्टिसाइड की बात, कि हमें कीटनाशक डालना है, चारा ज़्यादा हो रहा, इल्लियाँ लग रही। तो जब पेस्टिसाइड की बात आती, तो गौमूत्र, गोबर, और जो ये सारी चीज़ें हैं, कड़वी पत्तियाँ हुई, नीम की हो, करंज की हो, आक की हो, धतूरा हो, बेशरम हो, तो ये सब चीज़ें हमारे पास उपलब्ध रहती हैं। लेकिन आज का किसान इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अपने समय की बचत करने के लिए उसे पैसा खर्च करना आसान लगता है, बाज़ार से लाना। लेकिन यदि हम वही पेस्टिसाइड अपने स्वयं कि ज़मीन में अपने खेत के लिए बनाएं, तो वो मुझे लगता है उसमें समय ज़रूर लगता है 8 से 10 दिन का, लेकिन वो पेस्टिसाइड उससे ज़्यादा काम करता है। ना हमें उसे छिड़कते समय अपने शरीर को नुकसान भी नहीं होता, और हम
वो हमारी फसल के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक होता और उससे फसल भी अच्छी हो जाती। तो मुझे लगता है जब हम ये सब बातें करते तो एक अलग से समझ में भी आता कि इसमें खर्चा भी नहीं है, लागत भी नहीं है, हम अपने स्वयं पर निर्भर भी हैं, आत्मनिर्भर भी हो रहे और हमारी खेत की उपज भी अच्छी हो रही और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक हो रही। आपने कोरोना का काल आप देख रहे हैं, आप हम सब लोग कि कोरोना में क्या हो रहा, जिनका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत है उन्हें कोरोना से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जिनका प्रतिरक्षा तंत्र दुर्बल है वो बहुत ज़्यादा ग्रसित हो रहा है। उसका एक ही कारण है, हमारा खान पान बिगड़ गया। हमारे खान पान इतने बिगड़ गए कि हम 1 घंटे काम नहीं कर पा रहे। आज की नई पीढ़ी छोटी सी उम्र में शुगर बीपी की शिकार हो रही। तो यही सब मुझे लगता है, इसके यही डीमेरिट्स और मेरिट्स हैं। जब हम इस बात को समझती तो हमारे सामने चीज़ें अपने आप आ जाती। इसी कारण अब जो समय आया है, लोग जागरूक हुए, वो अपना स्वयं का खेत भी रखना चाह रहे हैं, वो समझना चाह रहे हैं कि हम भी अपनी खेती स्वयं करें, कम से कम अपने खाने के लिए उगाएं। आपने बताया कि जैविक खेती क्यों ज़रूरी है। तो हाँ। यहाँ जो जितनी खेती हो रही है तो उसमें कौन-कौन लोग हैं जो यहाँ पर साथ दे रहे हैं खेती के लिए? देखिए, खेती जब हम लोग करते हैं आश्रम में, तो आश्रम में खेती का यही रहता है कि आश्रम के जो कार्यकर्ता हैं, आश्रम में जो लोग रहते हैं, वो सब लोग उस खेत के काम में इन्वॉल्व रहते हैं। वो सारे लोग, हम सब आप देख रहे हैं कि हम सब लोगों ने एक बेड बनाकर इस बार सब्जियां उगाई। इस काम में हम लोगों ने स्वयं किया। और इसके अलावा कुछ शहर के नौजवान हों और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नौकरी से हट के इस काम को सीखना चाह रहे हैं। तो ऐसे लोग भी हमारे बीच में आते हैं और हम लोगों के साथ मिलकर इस काम को करने में हाथ बटाते हैं। बाकी संस्था का काम है तो संस्था के लोग कार्यकर्ता आपस में मिलकर ही खेत के काम को देखते हैं। कितने लोग होंगे ऐसे? मैं आपको कम से कम 8-10 लोग तो हैं ही हैं जो परमानेंट इस काम को करते हैं। यहाँ पर जैसे आपने खेती के बारे में बताया कितने लोग यहाँ काम करते हैं, तो किस-किस तरह की सब्जियाँ अभी यहाँ बोई गई हैं और उपलब्ध हैं यहाँ पर अभी? यहाँ की जो ज़मीन है ख़ास तौर से जो बुंदेलखंड की जलवायु के अनुकूल है। मोटे अनाज हुए और दलहन तिलहन, इसकी फसलें यहाँ ज़्यादा उगाई जाती हैं। साथ में सब्जियों का उत्पादन भी होता है। तो इसमें कठिया गेहूँ, सरबती गेहूँ, चना, मटर, अरहर और खरीफ की फसल में तिल, उड़द, मूंग, यही सारी चीज़ें यहाँ बोई जाती हैं। और सब्जियाँ जो यहाँ के मौसम के अनुकूल है वो सारी सब्जियाँ होती हैं। अभी क्या-क्या सब्ज़ी हैं मौसम के अभी हिसाब अपने से? पास चुकंदर है, मूली है, पालक है, मेथी है, बथुआ है, पोई है और इसके अलावा अपने पास आलू भी है, टमाटर भी है, ये सारे, मिर्च है, ये सारी सब्जियां हैं। 1872 में स्कॉटलैंड में 2 छतरियाँ बनाई गई थी। तब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर राज था, तब बताते कि एक छतरी छतरपुर में आई थी। भारत में केवल एक जगह छतरपुर में आई, एक छतरी गई थी ऑस्ट्रेलिया। तब से आज तक ये छतरी यहाँ है। और इस छतरी की खासियत ये है कि आप देख रहे हैं कि 1872 से आज हम लोग 2020 में हैं, लगभग 138 साल हो गए, लेकिन छतरी को कुछ नहीं हुआ। उसमें ना जंग लगा। और 2 शेर और एक छतरी, ऐसा बताते कि जो अंग्रेज़ों का दीवान यहाँ रहते थे उनका ये बाग था और वो यहीं बैठते थे।